दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं एक चाइनीज ड्रामा। कहानी थोड़ी उलझाने वाली है, इसलिए पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत में हम देख रहे हैं इस महल के अंदर एक रानी मरी हुई अवस्था में पड़ी है और उसकी सेविका उसके जिंदा होने की प्रार्थना कर रही है। इसी अवस्था में महल के अंदर कुछ सैनिक आते हैं और मरी हुई रानी को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या, मरी हुई रानी अचानक से जिंदा हो जाती है और ऐसा स्थिति को देखकर सैनिक यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे ना केवल रानी बल्कि रानी का पूरे मायके का पतन इस राज्य की रानी माँ ने करवा दिया है। मायके की तरफ से रिश्तों के नाम पर उसके पास केवल उसकी सेविका बची है। जब रानी थोड़ा होश में आती है तो उसे याद नहीं वो कौन है, वो कहाँ पर है और उसका ओहदा क्या है। उसकी सेविका द्वारा उसको सारी जानकारी दी जाती है। इसके बाद जब रानी महल के बाहर की तरफ आती है और महल की दीवारों को देखती है तो उसे सारी बात समझ में आने लगती है। वास्तव में यहाँ पर एक समय यात्रा हुई है। अभी रानी के शरीर में जिस आत्मा ने प्रवेश किया है वो आधुनिक समय की एक महिला है जो 5 स्टार होटल में शेफ है। इस महिला को याद आता है कि वो एक किताब पढ़ रही थी और इस महल के अंदर की सारी चित्रकारी और सारे लोग बिल्कुल उस किताब के किरदार की तरीके से हैं, यानी कि वो उस किताब में प्रवेश कर चुकी है। दूसरी तरफ महाराज 5 साल बाद एक लंबी बीमारी से जागे हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता जब वो बीमार थे तो पीछे महल में क्या क्या हो गया। वो अपनी इस रानी जिसका नाम सू है उसे भी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। अब रानी को बहुत तेज भूख का एहसास होता है। वो रसोई घर में जाके खाना खाने लगती है तो पाती है कि खाने का स्वाद बहुत ही बेस्वादा है, इसलिए वो रात में ही खाना बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ क्योंकि राजा लंबे समय के बाद शासन के कार्य में आए हैं, इसलिए काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरे पहर तक काम कर रहे हैं। काम लंबा हो जाने पर उन्हें थकान महसूस होती है और वो विचार करते हैं कि उन्हें राजमहल का चक्कर लगाना चाहिए। अपने सेवक के साथ राजमहल का चक्कर लगाते हुए वो देखते हैं कि रसोई घर से रोशनी आ रही है। सेवक से पूछते हैं अंदर कौन है, तो सेवक ना में सर हिला देता है कि मुझे जानकारी नहीं। इसके बाद महाराज स्वयं रसोई घर के अंदर चले जाते हैं। रसोई घर के अंदर रानी सू खाना बना रही है, पर कदमों की आहट सुनकर वो रसोई घर में साइड में ही छुप जाती है। लाजवाब खाने की महक राजा को रसोई घर की तरफ और ज़्यादा आकर्षित करती है और वो साइड में छुपी रानी को भी वहाँ पर देख लेते हैं और निकलने का आग्रह करते हैं। जब रानी सामने आती है तो बताती है कि वास्तव में मैं भूखी थी, इसलिए मैं खाना बनाने आ गई। और इस समय रानी एक सेविका के वेश में है। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं है। यह रानी को भी अनुमान नहीं कि उनके सामने राज्य के सम्राट खड़े हैं। वो अनुमान लगाती है कि शायद ये कोई राज्य का सैनिक है जो भोजन की तलाश में रसोई घर तक आ गया है, इसलिए वो अपने द्वारा पकाया हुआ खाना राजा के सामने पेश करती है। राजा को वो खाना लाजवाब लगता है। यहाँ दिखाया जाता है कि क्योंकि राजा सेविका के मन की बातों को सुन पा रहे हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि सेविका उन्हें एक सैनिक के रूप में देख रही है। अगले दिन राजा अपने सेवक से आग्रह करते हैं कि मुझे वही लड़की ढूंढ कर लाओ जिसके हाथ का बना खाना मैंने रात को खाया था, और अपने सामने आई थाली को वापस करवा देते हैं। उस लड़की को ढूंढने के लिए वो राज्य के अंदर एक भोजन प्रतियोगिता कराते हैं और अंततः उन्हें रानी सू मिल जाती है जो कि एक सेविका के रूप में है। जब राजा और रानी सू एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्योंकि राजा रानी सू की मन की बातें पढ़ लेते हैं तो पाते हैं कि रानी सू राजा के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं सोचती। वो सोच रही है राजा ने उन्हें गलत विचारों से बुलाया है। तो राजा भी रानी सू को ये क्लियर कर देते हैं कि मेरा विचार केवल तुमसे खाना पकवाने का है, तुम्हें भी ज्यादा उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं। अब ये खाने का सिलसिला ऐसा शुरू होता है जो सबकी नजरों में आने लगता है और खबर रानी माँ तक भी पहुँचती है। रानी माँ को चिंता हो जाती है कि उन्होंने कितने षड्यंत्रों के तहत रानी सू को कहानी से बाहर किया था और वो फिर से इनकी जिंदगी में आ गई है। कहीं उसने सारी बात राजा को बता दी तो रानी माँ का क्या होगा। पर खैर वो अपने सेवकों को इस काम में लगा देती है कि कैसे भी करके रानी सू को महल से बाहर करो।
राजमहल में एक बार फिर से मोहरे बिछा दिए गए हैं। अब सू क्योंकि किताब पढ़कर आई है, उसे रानी माँ का चरित्र पता है, इसलिए वो अपनी सेविका के साथ मिलकर महल को छोड़ने की योजना बना रही है। सेविका कहती है, पर महल में क्या दिक्कत है, यहाँ पर हमें कितना अच्छा खाना और रहना मिलता है। तो सू बताती है कि हमें मारने की प्लानिंग चल रही है, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम महल छोड़ दें, और स्वतंत्रता से अच्छा जीवन में कुछ और नहीं होता। अब जब सू रसोई बनाने के लिए राजा के सेवक के साथ रसोई घर की तरफ जाती है, तो वहीं पर सेवक से महल से बाहर निकलने का तरीका पूछने लग जाती है। खैर, इसके बाद वो रसोई घर में आती है और अपने कुछ गुप्त मसालों के साथ राजा का खाना तैयार करने लग जाती है। बावर्ची खाने के सभी बावर्ची सू के द्वारा बनाए गए खाने को ध्यान से देखने लगते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की ऐसा ये क्या करती है। फिर जब राजा के सामने खाना पेश किया जाता है तो राजा तारीफ करते नहीं थकते। अब धीरे धीरे राजा को सू के बनाए खाने से और सू दोनों से प्यार होने लगा है। इसके बाद सू राजा को राजमहल के बागीचे में लाती है व्यायाम करने के लिए। जब राजा यहाँ से चले जाते हैं तो दूसरी रानी और सू के बीच में एक तीखी नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद सू सेवक से पूछती है कि राजा साहब रात के खाने में क्या खाएंगे। तो सेवक बताता है कि राजा रात को भोजन नहीं करते हैं। पर रात के समय टहलते टहलते राजा सू के महल में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं सू अपने लिए रसोई तैयार कर रही है और उसकी उसी दावत में शामिल हो जाते हैं और एक बार फिर से वो सू के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ रानी सुबह हुई नोकझोंक का जिक्र रानी माँ से करती है। यहाँ अगले दिन षड्यंत्र को अंजाम देने का समय हो गया है। सू ने जो खाना तैयार किया है उसमें रानी माँ द्वारा जहर मिलवा दिया गया है। जैसे ही राजा खाना खाने बैठते हैं वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। सू यहाँ वहाँ दौड़ती है और कुछ ऐसा खिलाती है जिससे राजा को उल्टी हो जाए और विष पूरा का पूरा बाहर आ जाए। और वैद्य जी के आने से पहले राजा जबकि उल्टी कर चुके होते हैं, परंतु उसके बाद भी सू को जेल खाने में डाल दिया जाता है। रानी माँ ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि सू ने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है राजा के खिलाफ, जबकि राजा लगातार इस बात का विरोध कर रहे होते हैं। वहाँ कैद खाने में सू जब बंद है तो रानी माँ उससे मिलने के लिए गई हैं। सू ने तो क्योंकि किताब पढ़ी हुई है वो रानी माँ के चरित्र को अच्छी तरीके से जानती है। यहाँ पर रानी माँ उससे कहती हैं कि या तो तुम ये महल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और सू भी यही चाहती है कि वो कैसे न कैसे महल को छोड़कर चली जाए। इस बात पे दोनों राजी हो जाती हैं। अब जब अपने महल में सू सो रही है तो उसे सपने में राजा दिखाई देते हैं। तो राजा को देखने के लिए वो उनके महल पहुंच जाती है। सीधे रास्ते से ना पहुंच पाने के कारण वो उसकी छत पर चढ़ जाती है और जब नीचे देखती है तो राजा नहा रहे होते हैं। ऊपर से सैनिक बैठी सू को नीचे सैनिक देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सैनिकों को तो वहां से भेज देते हैं, पर दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं जैसे मानो दोनों एक दूसरे के प्यार में हों। अब अगली सुबह सू अपनी सेविका के साथ महल को छोड़ने की योजना बना रही है, पर इससे पहले कि वो महल को छोड़ पाती राजा के पास एक खबर पहुंच जाती है और वो सभी पहरेदारों को सचेत कर देते हैं और सू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। अब वो सू से पूछते हैं, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? तो सू भी रोते रोते कहती है कि मुझे अपना अकेलापन खाए जा रहा है, मैं इस महल को छोड़ देना चाहती हूँ, मैं इस तरीके से अकेले कब तक रह सकती हूँ। इस पर राजा सीधे सीधे विवाह का प्रस्ताव सू के सामने रख देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता सू तो पहले से ही उनकी पत्नी है। अब सू मन में सोचती है कि राजा को बिल्कुल याद ही नहीं कि मेरी शादी तो पहले ही राजा से हो चुकी है, मैं पहले ही उनकी पत्नी हूँ। अब दोस्तों हम जानते हैं कि राजा सू के मन की बात सुन लेते हैं और इस रात से पर्दा उठ जाता है कि ये दोनों पहले से ही पति पत्नी हैं। जब ये सारी बात राजा सू को बताते हैं तो राजा सू पर गुस्सा हो जाते हैं और दूसरी तरफ से सू राजा पर गुस्सा हो जाती है कि कैसी याददाश्त है कि तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं। इसी गुस्से में वो उस दिन खाना नहीं बनाती और जब राजा के सामने खाना पेश किया जाता है तो खाना वापस कर देते हैं। शाम के समय घूमते घूमते राजा सू के महल की तरफ जाते हैं, जहां सू अपने और अपनी सेविका के लिए खाना बना रही होती है
और सू से आग्रह करते हैं कि क्या मैं तुम्हारी दावत में शामिल हो सकता हूँ। और अनमने मन से सू उन्हें हाँ कह देती है, पर अंदर से वो चाहती है कि राजा उनके साथ दावत में शामिल हों। यहाँ पर चारों लोग बैठकर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइन का सेवन कर लेते हैं, जिससे सभी अपने होश में नहीं रहते। और इस बेहोशी की हालत में जब राजा सू को पकड़कर उसके बिस्तर पर छोड़ने के लिए जाते हैं, तो सू राजा से आग्रह करती है कि वो आज उसी के महल में रुक जाएं। राजा वहां कुछ देर के लिए तो विचार करते हैं, लेकिन उसके बाद सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। सुबह उठने के बाद सू इस बात पर राजा से नाराज होती है कि आप मेरे महल के अंदर क्या कर रहे हैं, आपको इस बात का हर्जाना देना होगा। तो राजा भी हर्जाने की बात पर राजी हो जाते हैं। महल में बैठी सू अपनी और राजा की जिंदगी के बारे में सोच रही है। वहाँ राजा रानी माँ से अपनी और सू की शादी के बारे में बात करने गए हैं। रानी माँ सख्त मना कर देती है कि वो तुम्हारी शादी सू से बिल्कुल नहीं होने देगी। तो राजा कहते हैं, पर माँ, मैं सू से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं राज्य का सम्राट हूँ। मेरा निर्णय राज्य में सबको मानना पड़ेगा, और माँ, सू इतनी अच्छी है कि आपको भी पसंद आ जाएगी। दूसरी तरफ सू को सोया हुआ दिखाते हैं। सू की सपने में मुलाकात वास्तविक सू की आत्मा से होती है, जो अपने लिए इंसाफ मांग रही है। सू की आत्मा चाहती है कि उसके गुनहगारों को सजा मिले। जब नींद से सू जागती है तो सीधा राजा के पास जाती है और कहती है कि आज मैं रानी माँ को दावत पर बुलाना चाहती हूँ। राजा भी इसकी इजाजत देते हैं और शाम के समय तीनों खाने पर बैठे हुए हैं। रानी माँ भी सू के हाथ का खाना खा के सू की कायल हो जाती है, लेकिन सू ने भोजन में कुछ मिला दिया था, जिससे रानी माँ को कुछ हेलुसिनेशन जैसा होने लगता है और उसे आसपास आत्माएं और अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लग जाती हैं। इसी दबाव में सू रानी माँ से प्रश्न पूछना शुरू करती है कि आखिर उन्होंने सू के साथ क्या किया था, और घबराहट में रानी माँ सब सच बता देती हैं कि उन्होंने सू को और सू के पूरे खानदान को मरवा दिया था जब राजा गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। इसके साथ ही वो सारी लाइटों को जलवा देती है। इतिहासकार को बुलाती है, क्या तुमने सब कुछ सच सुन लिया है? इतिहासकार भी कहता है कि हाँ, मैंने सब सुन लिया है और मैं सब कुछ छाप दूंगा। रोती हुई सू बाहर निकलती है कि आखिरकार सू का सच सबके सामने आ गया, और जैसे ही राजा को देखती है जमीन के ऊपर गिर पड़ती है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है आधुनिक सू के अंदर जान आ गई है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक आत्मा अपने शरीर में आ चुकी है और वो महल की सू मर चुकी है। यहाँ पर जब सू के पति को दिखाया जाता है तो ये वही राजा है जिसे हमने अब तक